जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BPAG 171 डिज़ास्टर मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो कि है नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर। तो इसमें क्या देखेंगे, इस पूरे चैप्टर को हम समझेंगे क्वेश्चन आंसर की हेल्प से कि इसको कैसे कराया गया है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा, डायरेक्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं या आएंगे वो आप उन्हें डायरेक्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं कि आपको कैसे लिखना है। तो इसके थ्रू आपका पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा और आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्जाम में लिखना कैसे है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई किसी भी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर चाहिए, एग्जाम नोट्स चाहिए, सोल्ड असाइनमेंट चाहिए, तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर की, नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। तो इसमें क्या देखेंगे हम, पहला क्वेश्चन जो है हमारा इस बुक का वो है डिस्कस जियोफिजिकल डिजास्टर। तो इसका अर्थ क्या होता है, जो अर्थ के अंदर होने वाली एक्टिविटीज है से आने वाले जो डिजास्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं जियोफिजिकल डिजास्टर। तो इसकी सबसे पहले हमें डिस्क्राइब करना होगा, इसकी डेफिनेशन जो इसका इंट्रो होता है इस क्वेश्चन का वो देंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, जियोफिजिकल डिजास्टर आर नेचुरल डिजास्टर काज बाई प्रोसेस occurring inside the earth mainly due to टेक्टोनिक मूवमेंट्स एंड जियोलॉजिकल चेंजेस। तो ये क्यों होते हैं, जो अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं या जो भी जियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसके कारण क्या है, जो नेचुरल मूवमेंट्स होती हैं अर्थ पर, जैसे अर्थक्वेक आ गया और अदर चीज़ें होती हैं, उसके कारण जो डिजास्टर आते हैं उन्हें बोलते हैं जियोफिजिकल डिजास्टर। तो आपको लिखना कैसे है, बस डायरेक्ट जियोफिजिकल डिजास्टर आर सच डिस्ट्रक्टिव इवेंट दैट अराइज विद इन द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के अंदर जो मूवमेंट हो रही है उसके कारण ही घटित होते हैं। जियोफिजिकल डिजास्टर इंक्लूड क्या कि कौन कौन से आते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी, लैंडस्लाइड एंड सुनामी। तो इसके कारण क्या है, ये आते हैं। अब बात कर दे कि इस क्वेश्चन की सीक्वेंस में लिखेंगे, तो आपको मैं इजी अंडरस्टैंड वे में समझा रहा हूँ कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो कि हम इसका ऑलरेडी दे चुके हैं, फिर इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसके मेजर टाइप्स कौन से हैं, मेजर टाइप ऑफ जियोफिजिकल डिजास्टर। तो जैसे जैसे जिस लैंग्वेज में मैं बताता जाऊँ उस लैंग्वेज में इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते रहना और आपको इजीली 20 नंबर का क्वेश्चन आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो पहला इसका टाइप्स कौन सा है, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक में क्या है हमें कि जो धरती पर सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस, कि धरती की जो सतह है एकदम हिलने लग जाती है, किसके, इसका कारण क्या है, कोज बाई मूवमेंट और ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनसाइड द अर्थ। जो धरती के अंदर जो क्या है गर्मी बहुत है उसके कारण क्या है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स है या धरती के अंदर जो गैसें हैं वो जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से, तो जो अंदर मूवमेंट रॉक्स है और उसके अंदर क्या है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी, जो लावा में मूवमेंट होती है उसके कारण क्या है अर्थ शेक करती है, जिसके कारण क्या है अर्थ क्वेक आता है। तो अर्थ क्वेक कितना खतरनाक है उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कि वो किस मैग्नीट्यूड का है, किस इंटेंसिटी का है। तो सबसे पहले इसको कैसे मेजर किया जाता है, तो अर्थ क्वेक को रिचर स्केल द्वारा मेजर किया जाता है, और जो हाई इंटेंसिटी है वो क्या करेगी, हैवी डिस्ट्रक्शन करेगी, ज़्यादा लॉस करेगी, क्योंकि ज़्यादा हिलन आएगा, बिल्डिंग वगैरह कोलैप्स हो जाएंगी, तो इसके कारण क्या है ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। और ये क्या करता है, लाइफ को अफेक्ट करता है, प्रॉपर्टी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसमें क्या है बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, तो जो लास्ट में अर्थक्वेक आया है उसके आधार पर इन्हें बता सकते हैं। तो अर्थक्वेक सबसे खतरनाक क्या है, जियोफिजिकल डिजास्टर में गिना जाता है। दूसरा मेजर टाइप कौन सा है, वोल्केनिक एक्टिविटी। तो वोल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है, जो इरप्शन ऑफ मैग्मा, लावा और जो अंदर ऐश होती, राख होती है, एंड गैसेज, जो धरती के अंदर गैसेज है, लावा है, मैग्मा है, उनमें इरप्शन के कारण क्या है मूवमेंट होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की, जिसके कारण क्या है वोल्केनिक फटता है, जो ज्वालामुखी है वो फट जाता है। तो इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं हमारे ऊपर, ज्वालामुखी तो फट गया, तो जहाँ पर लिविंग पॉपुलेशन है, जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ पर फट गया तो वहाँ के लोग मारे जाएंगे, क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना हाई होता है, उसका कई किलोमीटर तक इसका प्रभाव पड़ता है। तो जो लावा का फ्लो होता है वो धरती को नष्ट कर देता है, जो उपजाऊ जमीन होगी या और कोई भी जमीन होगी तो उसको नष्ट कर देगा। तो उसकी गर्मी इतनी होती है कि वो पत्थर को भी पिघाल देती है। एस अफेक्ट एयर एंड क्लाइमेट्स, जो लावा से निकलने वाली जो वोल्केनो है उससे निकलने वाली जो गैस है, जो ये राख है, ये क्या करती है, एयर को पोल्यूट करती है, और जो धरती है उसको भी और क्लाइमेट को भी इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है जो हार्मफुल है, ये किसके लिए, इंसानों के लिए, और जो एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं हवा में, क्योंकि एयरक्राफ्ट उड़ेगा तो उसके इंजन में डस्ट वगैरह जाएगी, राख वगैरह जाएगी, तो उसको चोक कर देगी और मे काज टू इंजन फेलियर। तो ये क्या हो सकता है, ये हार्मफुल हो सकता है आदमी के लिए और एयरक्राफ्ट के लिए। तो वोल्केनो होती क्या है, आग, गैस और राख का विस्फोट, उसे बोलते हैं वोल्केनो।
इसे इजीली समझ गए। तो इसको ऐसे ही जैसे मैंने बोला है वैसे ही इसको एक्सप्लेन करना है। थर्ड इसका कौन सा है, लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड क्या होता है, जब डाउनवर्ड मूवमेंट होता है ना रॉक्स का और मिट्टी का, तो उसे बोलते हैं लैंडस्लाइड। तो यह कहाँ पर होती है, हिली एरिया में, जहाँ माउंटेन्स रीजन है वहाँ पर क्या है, लैंडस्लाइड हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके कारण क्या है, ये क्यों होती है, जब ज़्यादा बारिश हो जाए, ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो जाए, उसके कारण क्या है, धरती खिसक जाती है, पत्थर खिसक जाते हैं। या फिर अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आने के कारण मिट्टी अपनी जगह छोड़ जाती है और लैंडस्लाइड हो जाती है। या फिर कोई ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी हो जैसे कि डिफोरेस्टेशन हो गया, जंगल काट देंगे, मिट्टी की पकड़ कम हो जाएगी और क्या है, लैंडस्लाइड होने लग जाएगी। और या फिर कंस्ट्रक्शन का काम कर दे जिससे मिट्टी की पकड़ की मजबूत कम हो जाती है। जैसे आप एक पेड़ लगाते हो ना, तो पेड़ वहाँ की मिट्टी के साथ जकड़ बना लेता है। जैसे माउंटेन्स रीजन हो गया, हिमाचल या उत्तराखंड वैसे जैसे एरिया में हो गया, तो वहाँ पर पेड़ क्या है, उसकी मिट्टी को पकड़े रखते हैं। जब बारिश होगी तो उसके ऊपर ग्रीनरी आ जाती है, तो वो इजीली छूटती नहीं है। अगर आप वहाँ से पेड़ काट दोगे, हरियाली छूट जाएगी, मिट्टी लूज हो जाएगी, तो वो मिट्टी उसके साथ कट के चली जाएगी और लैंडस्लाइड के कारण बनेंगे। तो ये इसके क्या है, कोजेज हैं। इसके कारण इफेक्ट क्या आता है, जो प्रॉपर्टी है और जो लाइफ है उसका लॉस होता है हमें, क्योंकि इसके साथ आदमी मारे जाते हैं। कई बार सड़क पर गाड़ियाँ चल रही होती है तो उसके साथ वो भी मारे जाते हैं। तो प्रॉपर्टी का भी लॉस है और लाइफ का भी लॉस है। और ये क्या करता है, जो रोड्स वगैरह है या जो सेटलमेंट्स है ना, उनको डैमेज कर देती है। तो लैंडस्लाइड बहुत खतरनाक होती है अगर होती है तो। अगला है हमारा सुनामी। कि सुनामी क्या होती है, ह्यूज ओशियन वेव्स, जब बहुत सारी ओशियंस वेव आती हैं और वो क्या करती हैं, जो अंडर वाटर है ना उसमें डिस्टर्बेंस कर देती हैं। उसके कारण क्या है, मोस्टली ये ट्रिगर कब होता है, जब अर्थक्वेक आता है ना, तो उसके कारण ये क्या है, उसके साथ सुनामी भी आती है। और ये इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है, जो कोस्टल एरिया है ना वहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो उसमें वहाँ डिस्ट्रक्शन नुकसान होता है। और जो लाइफ का लॉस है और इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है वो अलग है, क्योंकि बहुत सारे एरिया में पानी भर जाता है। तो हर साल आप देखते ही होंगे जब सुनामी वगैरह आती है तो मुंबई में खबरें आती हैं, या ज़्यादा बारिश के कारण क्या होता है, मुंबई में जल भराव हो जाता है, या जो कोस्टल एरिया है उसमें जल भराव हो जाता है और उनमें लाइफ का और इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है। तो समुद्र की विनाशकारी लहरें ही क्या होती हैं, सुनामी होती है। तो इसको इजीली समझो कैसे, ओवरऑल एकदम जो जियो फिजिकल डिजास्टर है ना, वो क्या है, एकदम सडन होता है, पावरफुल होता है और उसको कंट्रोल किया जाना मुश्किल होता है। तो ये सीधे धरती के इंटरनल फोर्सेस जो आते हैं, तो इन्हें बोलते हैं जियो फिजिकल डिजास्टर। तो आप इजीली इसको समझ गए होंगे। सबसे पहले इसका इंट्रो देना है, फिर इंट्रो देने के बाद आपको इसके मेजर टाइप्स हैं उसके बारे में बताना है कि अर्थक्वेक आता है, पहला हो गया। फिर दूसरा बात करेंगे इसका वोल्केनिक एक्टिविटी आती है, इसको भी आप इजीली लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको इजीली बता दिया है। फिर अगला है लैंडस्लाइड, ये भी करवा दिया, सुनामी है वो भी करवा दिया। तो ये क्या थे, हमारे ये जियो फिजिकल एक्टिविटीज़ थी, डिजास्टर थे जो हमने देखे हैं। अब इसका समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है एक्सप्लेन क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर। कि क्लाइमेट से जो संबंधित डिजास्टर है ना, प्रभाव पड़ते हैं, उसको समझना है विद स्पेशल रेफरेंस टू साइक्लोन्स। तो इसमें क्या है, साइक्लोन को स्पेशली इसमें रेफरेंस देनी है, तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो इसका पहला है, तो इसको समझेंगे तो पहले इसका इंट्रो देना है इस क्वेश्चन का कि क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर क्या होते हैं, और उसमें भी साइक्लोन के बारे में बताना है। तो वेदर और क्लाइमेट की वजह से आने वाले जो डिजास्टर है ना, उसे क्या बोलते हैं, क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर बोलते हैं। क्योंकि जो वेदर, मौसम और जो क्लाइमेट है उसकी वजह से आते हैं, वेदर और क्लाइमेट की वजह से जो डिजास्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं। तो क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर आर नेचुरल डिजास्टर कॉज बाई एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। तो किस कारण होते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण होते हैं, सच एज टेम्परेचर में, प्रेशर में, रेनफॉल में और विंड पैटर्न में चेंजेस की वजह से ये हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं, इसने स्पेशली डिमांड की है साइक्लोन की। तो साइक्लोन के बारे में अब क्या बताएंगे कि साइक्लोन क्या है। तो साइक्लोन है तेज हवा, भारी बारिश और लो प्रेशर उसके अगल बगल में क्रिएट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं साइक्लोन। तो साइक्लोन की आप डेफिनेशन दोगे तो क्या दोगे, आप ध्यान से सुनिएगा। ये साइक्लोन इज ए लार्ज रोटेटिंग सिस्टम ऑफ विंड्स अराउंड ए लो प्रेशर सेंटर। वो क्या है, आसपास के चारों तरफ के एरिया के अंदर एक लो प्रेशर क्रिएट करता है, और वो एक लार्ज रोटेटिंग सिस्टम होता है हवाओं का, अकम्पेन्ड बाई हैवी रेनफॉल, जिसके कारण क्या है, साथ में भारी बारिश आएगी और तेज हवाएं चलेंगी, स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो ये इसकी डेफिनेशन है। फिर इसके बारे में बात करें कि इसकी साइक्लोन के टाइप्स क्या है, या जो इसके नेम है और वो क्या है। तो सबसे पहला नेम की बात करूँ तो मैं आपको इसमें दिखा दूं कि जैसे मैंने इसके पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफ कर रखे हैं। तो इसका क्लाइमेट रिलेटेड इशू है वो बता दिया, इसका इंट्रो हमने दे दिया, क्लाइमेट रिलेटेड इशू और साथ में साइक्लोन का। व्हाट इज साइक्लोन, तो मैंने अभी आपको लेटेस्ट बताया कि साइक्लोन क्या होता है। फिर साइक्लोन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो हरिकेन बोलते हैं इसको, फिर एक बोलते हैं इसको टाइफून, और थर्ड को बोलते हैं इसको
ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो हरिकेन कहाँ बोलते हैं, एटलांटिक रीजन है इस एरिया में इसको हरिकेन बोलते हैं। जब ये टाइफून है, टाइफून बोलते हैं इसको पैसिफिक रीजन में। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो बोलते हैं इंडियन ओशियन में। तो आप इजीली इसको देख सकते हैं कि इसको कहाँ बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन है वो इंडियन ओशियन में इसको बोला जाता है। तो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी होंगी, इसकी कुछ खास बातें होंगी जो साइक्लोन की है। तो साइक्लोन की क्या खास बातें हैं, इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग विंड्स होती हैं, तो स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग विंड्स होगी। दूसरा हैवी रेनफॉल होता है, इसके जो सेंटर में है वो लो प्रेशर होता है। फॉर्मेशन ओवर वार्म ओशियन वाटर, तो ये कहाँ क्रिएट होता है, ये जो वार्म वाटर ओशियन है, वार्म ओशियन वाटर है ना, उसके ऊपर ये क्रिएट होता है। फिर इसका क्या है, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके कारण क्या है साइक्लोन बनता है। तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो वार्म सी है, जो गर्म समुद्र की जो सतह है उसको चाहिए वार्म सी सरफेस टेम्परेचर, कि थोड़ा गर्म टेम्परेचर वाला हो। एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी हो साथ में। और जो कोरियोलिसिस फोर्स जो क्या करता है, रोटेशन ऑफ अर्थ होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। साथ में उसके सेंटर में लो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, जो मोस्ट एयर होती है ना, तो वो होनी चाहिए इसके साथ। तो ये क्या करेगा, लो वर्टिकल विंड शेयर करेगा, जिसके कारण क्या है, गर्म समुद्र और लो प्रेशर के कारण क्या है, साइक्लोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसमें अगर देखें तो साइक्लोन की फॉर्मेशन देख लिया आपने किसके कारण होती है, गर्म समुद्र की सतह, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, कोरियोलिसिस फोर्स, लो प्रेशर सेंटर, मोस्ट एयर और लो वर्टिकल विंड शेयर होनी चाहिए। इसके कारण क्या है, साइक्लोन की फॉर्मेशन हो जाती है। और इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन, कि साइक्लोन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा। तो साइक्लोन के कारण दो इम्पैक्ट पड़ते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। तो नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या पड़ेंगे इसके ऊपर देखें तो, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो इसमें देखोगे तो आप जो लाइफ का लॉस है और प्रॉपर्टी का लॉस है वो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि साइक्लोन आ गया तो इसके कारण क्या होगा, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाएगा। और उसके कारण क्या है, बाढ़ आ जाएगी, फ्लडिंग एंड स्टॉर्म सर्ज हो जाएगा। तो इसके कारण क्या, बाढ़ आ सकती है। फिर क्या है, डैमेज टू क्रॉप्स, तो जब साइक्लोन आता है उसके कारण फसलों का नाश तो होता ही है, उसके साथ साथ जो उसकी बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी लॉस होता है। तो अगला क्या है, डिसरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो जब साइक्लोन आता है उसके कारण वायर वगैरह टूट जाती है, रोड वगैरह टूट जाते हैं, तो उसके कारण क्या है, जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम वो बंद हो जाता है। और डिसरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन के फाइबर वगैरह कट जाते हैं तो कम्युनिकेशन में भी बाधा आती है। तो ये क्या है, इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं। जब कोई साइक्लोन है तो उसकी पॉजिटिविटी क्या है, साइक्लोन आने की पॉजिटिविटी भी है, चलो मैं गिनवा देता हूँ आपको। तो ये क्या करता है, जब इसके हैवी रेनफॉल होती है ना, तो जब सूखे के बाद आता है ये मैक्सिमम, जो कि आज के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब इसने अभी वैज्ञानिकों ने क्या नोटिस किया है कि आज के दिन जो ओशियंस है हमारे, उसमें उसका एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ चुका है। तो उन्होंने अंदेशा लगाया है कि इसके कारण अभी इस साल वर्षा कम होगी या सूखा पड़ने के चांस ज़्यादा हैं। तो जब ये सूखा पड़ने के बाद जो हैवी रेनफॉल होती है ना, वो क्या करती है, जो सूखे के असर को ख़त्म कर देती है। तो पहली फ़ायदा हो गया। दूसरा क्या है, हेल्प मेंटेन एटमॉस्फेरिक बैलेंस। तो ये क्या है, जो एटमॉस्फेरिक बैलेंस है उसको बनाने में सहायता करता है। तो ये एक बात और है, इसमें एक क्वेश्चन और अराइज होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट गिन लिया हमने। फिर अगला क्वेश्चन इसका क्या है, वाई कोस्टल एरियाज आर मोर इफेक्टेड। तो इसमें क्या है, कोस्टल एरिया सबसे ज़्यादा प्रभावित क्यों होते हैं, क्योंकि जो साइक्लोन्स हैं वो ओशियंस के ऊपर आते हैं, और वो जब धरती के पास आएंगे तो जो कोस्टल एरियाज है वहीं से आएंगे, तो इफेक्ट उन पे पड़ेगा। जो हाई वेव्स स्टॉर्म सर्ज है ना, वो क्या करते हैं, कोस्टल रीजन को हिट करती है। तो इस कारण क्या है, जो कोस्टल एरियाज हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे। तो कोस्टल एरियाज क्या है, हाईएस्ट रिस्क जोन है इसका। जो साइक्लोन का नेचर है, जैसी बात करें कि नेचर ऑफ साइक्लोन कैसा है, तो सडन एंड पावरफुल होता है, ये अचानक आता है और बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब ना के बराबर है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल है। अगला है इम्पैक्ट वेरीज बाय रीजन। तो इसका क्या है, इम्पैक्ट रीजन पे पड़ता है। कोस्टल एरियाज भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, थोड़ा वो धरती की तरफ जाएगा तो ये और कमज़ोर हो जाएगा, जैसे आगे बढ़ता जाएगा कमज़ोर होता जाएगा। तो वैसे क्या है, ये समुद्र से कोस्टल की तरफ आता है तो इफेक्टिव, फिर कोस्टल से आगे धरती की तरफ जाता है तो कमज़ोर हो जाता है। तो इम्पैक्ट इसका क्या है, रीजन के हिसाब से चेंज होता है। तो ये इसका क्या था, हमारा ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था कि क्लाइमेट रिलेटेड इशू क्या है, और जो साइक्लोन है उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसको लिखेंगे कैसे वो मैंने आपको बता दिया है। इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, इसको लिखोगे कैसे। तो सबसे पहले आपको देना है इसका इंट्रो, कि ये होता क्या है। तो इंट्रो देने के बाद इसमें बात करेंगे हम साइक्लोन की, कि साइक्लोन क्या होता है। तो साइक्लोन एक सडन डिजास्टर है। फिर ये करने के बाद हमें जाना है
मैंडेटरी टू कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन। तो साइक्लोन के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्या ज़रूरी है, तो इसके बारे में ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे। फिर थर्ड आता है हमारा, इसके अंदर जो इसके इफ़ेक्ट्स बताए हैं, कोज बताए हैं, जो ये क्यों बनता है, इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, उसके बारे में जो मैंने बताया है पॉइंट टू पॉइंट है वो आपको एक्सप्लेन करना है कि ये है क्या। जो इसमें टाइप्स ऑफ साइक्लोन है, करेक्टरिस्टिक्स है साइक्लोन की, जो कंडीशनिंग है साइक्लोन बनने की वो क्या है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है साइक्लोन पे, नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, जो कोस्टल एरियाज पे प्रभाव ज़्यादा क्यों पड़ता है, और जो नेचर ऑफ साइक्लोन है वो कैसा है। तो टोटल ओवरऑल क्वेश्चन था ये हमारा। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन जो कि होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, राइट ए नोट ऑन बायोलॉजिकल डिजास्टर, कि बायोलॉजिकल डिजास्टर होती क्या है। तो बीमारियां फैलाने वाले जीवों से होने वाली आपदा, जो जीव बीमारी फैलाते हैं और उनसे जो आपदा होती है उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल डिजास्टर। तो बायोलॉजिकल डिजास्टर आर डिजास्टर कोज बाय हार्मफुल बायोलॉजिकल एजेंट्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स और पैरासाइट्स दैट अफेक्ट ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ। तो इसमें क्या है, सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन है कि बायोलॉजिकल डिजास्टर कब होता है, जब हार्मफुल बायोलॉजिकल एजेंट वो क्या करते हैं, एज बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन और पेस्टिसाइड्स की तरह ह्यूमन को इफेक्ट करते हैं, उनके जीव जंतु को इफेक्ट करते हैं, उनकी प्लेनेट की लाइफ को इफेक्ट करते हैं। तो ये हो गया बायोलॉजिकल डिजास्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। फिर हम इसमें बात करेंगे इसकी एक डेफिनेशन के बारे में। इसका इंट्रो हो गया, फिर इसकी देखेंगे इसकी एक डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अनुसार बायोलॉजिकल डिजास्टर अराइज फ्रॉम एक्सपोजर टू, किस कारण बनता है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बनता है, दूसरा है टॉक्सिन्स के कारण बनता है, तीसरा कौन सा है, बायो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से ये बनता है। तो इसमें आप क्या करोगे, डिजास्टर मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क के अनुसार बायोलॉजिकल डिजास्टर अराइज होता है किसके कारण, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा टॉक्सिन्स, तीसरा बायो एक्टिव सब्सटेंसेस। जिससे होता क्या है कि जो डिजीज होती है, जो डेथ होती है, बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी, फिर जो क्या है डेथ भी होगी, लोगों की मर जाएंगे, मृत्यु भी होगी, जो कमज़ोर इम्यूनिटी होगी जिसकी। फिर लास्ट का थर्ड क्या है, जो इकोनॉमिक है वो भी डाउन आ जाएगी, सोशल डिसरप्शन होगा वो अलग है। तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है, जो बायोलॉजिकल डिजास्टर है इसके एग्जाम्पल क्या है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो जो मलेरिया है, जैसे कि एपिडेमिक्स आ गया, एपिडेमिक्स में मलेरिया फैल जाएगा, या फिर पेनिडेमिक्स आ गया जिसमें कोविड-19 फैला था महामारी, तो उस पर कोविड-19 हो गया। फिर क्या है, एनिमल बीमार, पशुओं में बीमारी। तो बीच में आपने देखा हुआ थोड़े साल पहले, 1-2 साल की बात है कि जो देसी गाय थी उनमें क्या था, एक बीमारियां फैल गई थी, चमड़ी का रोग, जिसके कारण क्या है, गाय की मृत्यु हो गई थी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी प्रॉपर, उनके लंग्स काम नहीं कर पा रहे थे। फिर तीसरा है प्लानेट इन्फेक्शन, जो पेड़ पौधे हैं उनमें इन्फेक्शन फैल जाता है, कई बार उनके पत्ते झड़ जाते हैं और वो मृत्यु की ओर जाने लगते हैं। फिर लास्ट है इंसेक्ट अटैक्स, कि इंसेक्ट कीड़े मकोड़े वो अटैक कर देते हैं, जैसे कि लोकटस बोलते हैं जिसे। तो इंसेक्ट अटैक है, ये क्या है, हमारे बायोलॉजिकल डिजास्टर के एग्जाम्पल्स हैं कुछ। तो अगर बात करें इसके टाइप्स की, कि बायोलॉजिकल डिजास्टर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें पहला है एपिडेमिक, जो कि क्या है कि लिमिटेड एरिया में फैलता है। दूसरा पेनिडेमिक, जो कि पूरे धरती पर विश्व में फैल जाता है, ग्लोबल स्प्रेड हो जाता है उसका। तो एपिडेमिक क्या है, लोकल है, और पेनिडेमिक ग्लोबल है। तो इसका इम्पैक्ट आप टाइप देख लिया आपने कौन सा है, तो इसके 2 टाइप हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। फिर बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की, कि इस पे बायोलॉजिकल डिजास्टर है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ये क्या करता है, ह्यूमन लाइफ का नुकसान करता है, हेल्थ क्राइसिस को बढ़ाता है, इकोनॉमिक को स्लो डाउन करता है, जो सोशल डिसरप्शन है उसको बढ़ाता है, जो प्रेशर ऑन हेल्थ केयर सिस्टम है उसको बढ़ावा देता है। तो ये किस पर प्रेशर होता है, हेल्थ केयर सिस्टम पर प्रेशर डालता है, तो इसका ये इम्पैक्ट हो गया। फिर बात करते हैं अगला, लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया। तो इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है इंडिया में, तो इसके इंपॉर्टेंट कुछ लॉज हैं, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है हमारा। तो ये डेट दोनों ना दो बताऊंगा, दोनों याद रखना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, और एक थर्ड भी याद रख लेना, आईपीसी सेक्शन 188 और 271। ये क्या करते हैं, लीगल फ्रेमवर्क है इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट के और के इसके रिगार्डिंग। तो इसमें अगर की इंस्टीट्यूट देखोगे तो कौन सा है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, पहला कौन सा है, नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी है, वो होगी NDMA। दूसरी है स्टेट लेवल पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट S, डिजास्टर का D, मैनेजमेंट का M, अथॉरिटी का A आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा। फिर लास्ट का फोर्थ वन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी, DDMA, तो इसे बोलते हैं DDMA। फिर इसकी देखेंगे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है इसकी। अगर नेशनल लेवल पे देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है NDMA, ये इस पे काम करती है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनती है, फिर ये काम करती है। फिर स्टेट लेवल पे क्या होता है, स्टेट लेवल पे SDMA होता है, जिसमें क्या है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है और वो काम करती है। डिस्ट्रिक्ट में क्या है DDMA होता है और वो क्या करते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाते हैं, जो इसका प्राइमरी रोल है। तो ये था हमारा इसके इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के बारे में कि नेशनल लेवल पे क्या होता है, स्टेट लेवल पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है। अगला देखेंगे हम इसमें सोसाइटी का रोल क्या है, कि जो लोकल बॉडीज हैं, ठीक है, जो पंचायत हैं, जो ग्राम सभा है, वो क्या करेंगी, वो इस पर काम करेगी। इसमें सोसाइटी में जो NGOs हैं और जो सिविल सोसाइटी है वो इस पर मिलकर इसको कंट्रोल करने में सहायता करेंगी। जो कम्युनिटी है अवेयरनेस फैलाएंगे उनमें, और ताकि इस पर कंप्लीट इस पर कंट्रोल किया जा सके। फिर लास्ट में है इसमें चैलेंजेस भी आते होंगे, बायोलॉजिकल अगर ऐसी चीज़ डिजास्टर आ रही है तो उसमें क्या है लोग डरेंगे भी, इसमें कुछ चैलेंजेस आएंगे। जो लैक ऑफ प्रॉपर पॉलिसीज, इसमें क्या है हमारे पास पॉलिसीज की कमी है, जो डॉक्टर है और स्टाफ है उसमें की कमी है, जो लिमिटेड मेडिसिन है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसकी कमी है। फिर लास्ट में जो वीक रिसर्च एंड लैब्स है, हमारे पास क्या है हर फील्ड में रिसर्च की कमी है। देश को कह कह के मर गए हैं कि रिसर्च होनी चाहिए, ताकि हमारा जो युवा विदेश में जा रहा है वो कंट्रोल हो सके और हम उसकी मैन पावर, उसकी बुद्धि का इस्तेमाल यहाँ कर सकें। तो इसमें क्या है वीक रिसर्च और लैब, इसका एक चैलेंजेज है। फिर इसमें सॉल्यूशन क्या है, या तो हमारे पास क्या है स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, या फिर बेटर रिसर्च और फंडिंग होनी चाहिए हमारे पास, या फिर हमारे पास क्या होना चाहिए जो डिजीज बीमारियां हैं उसका सर्विलेंस सिस्टम होना चाहिए कि उसको हम सर्विलेंस कर सकें। या फिर लास्ट में क्या आएगा पब्लिक अवेयरनेस फैलाएंगे और हाइजीन के बारे में बताएंगे कि उसको कैसे कर सकते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन करेंगे इंस्टीट्यूशन के बीच में कि ऐसे इसको किया जा सकता है। फिर ये क्या है ऐसे हमारा क्वेश्चन इसके सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट हो जाता है, जो कि थर्ड नंबर क्वेश्चन है। बिल्कुल इजी है। इसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और बाद में क्या बताना है इसका। इंट्रोडक्शन के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जो इसके एग्जांपल्स हैं बायोलॉजिकल डिजीज़ के, जो इसकी टाइप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे इसमें। तो ये मैंने आपको कंप्लीट इस क्वेश्चन को करवा दिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो मैंने आपको बोल के बताई वही है। क्या है IPC सेक्शन 188, तो ये इसके रिगार्डिंग है। ड्राफ्ट ऑफ दिल्ली पब्लिक हेल्थ बिल, ये भी इसके रिगार्डिंग है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एक्ट, और इस प्रकार क्या है ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। मैंने जो कराया है आपको, जो बोल बोल के बताया है वही आपको ध्यान में रखना है, और आपको देखना है कि इसमें लिख कैसे रखा है। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं कि कैसे लिख रखा है। जैसे कि मैंने बताया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वैसे ही क्या है इसकी एक स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, वैसे लास्ट में क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती होगी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। डिस्कस द टाइप्स ऑफ मैन मेड डिजास्टर। जो आदमी डिजास्टर 2 टाइप के होते हैं, मैन मेड और नेचुरल। तो इसमें हमें बात करना है टाइप्स की मैन मेड डिजास्टर की। तो इसमें क्या है सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हुआ क्या है, इंसानों की वजह से होने वाली आपदाएं हैं ना, उसे बोलते हैं मैन मेड डिजास्टर। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। मैन मेड डिजास्टर आर डिजास्टर कोज बाई ह्यूमन एक्शंस, नेग्लिजेंस और इंटेंशनल एक्टिविटीज़। तो ये क्यों होता है ह्यूमन मेड डिजास्टर है, वो ह्यूमन एक्शंस के कारण होता है, नेग्लिजेंस के कारण होता है, या इंटेंशनल एक्टिविटी करते हैं कुछ ऐसी जिसके कारण ये घटित हो जाए, तो इसके कारण क्या है मैन मेड डिजास्टर होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी फैक्ट्री में, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत फेमस है, क्योंकि इसके मालिक को भगा दिया गया था विदेश में। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। तो विद द हेल्प ऑफ की पॉइंट्स देखेंगे हम, इसको पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि इसको करना कैसे है। तो इसका 4th क्वेश्चन है, तो टाइप्स में आपको इंट्रो बता दिया मैंने कि इंट्रो में क्या लिखना है। फिर इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो पहली टाइप में बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एमरजेंसीज की। कॉम्प्लेक्स एमरजेंसीज आ गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गए हमारे पास, तो उसमें क्या करोगे। तो कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाएंगे, वार आ जाएगा, टेररिस्ट आ जाएंगे, राइट्स आ जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, इस प्रकार के अटैक कर सकते हैं, मैन मेड डिजास्टर होते हैं ये। तो दूसरा इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है वॉयलेंस, डिस्प्लेसमेंट, फूड एंड वाटर क्राइसिस। तो ये इसके क्या है कारण है। अगर ये कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज कन्फ्लिक्ट आते हैं तो क्या होता है, वॉयलेंस बढ़ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लग जाएंगे, और भोजन और पानी की कमी आ जाएगी। तो वार सबसे बड़ा ह्यूमन मेड डिजास्टर है।
तो कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज के अंडर ये आता है। दूसरा है फैमिनी। फैमिनी क्या होता है? फूड का क्राइसिस होता है, भोजन में कमी होना या टाइम पे ना पहुँचाना। तो इसमें क्या आता है फैमिली में? जब फूड की अवेलेबिलिटी होती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन में कमी को क्या बोलते हैं? फैमिली। इसका कारण क्या है? पॉवर्टी का होना, ड्रोट का होना, कॉन्फ्लिक्ट का होना। ये क्या है? फैमिली के कुछ एग्जाम्पल बताए हैं इसने। तो इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशंस, इसके कारण क्या इफेक्ट पड़ते हैं भोजन की में कमी होने के कारण? कि जो माल न्यूट्रिशंस की कमी आ जाती है, डिजीज़ बढ़ जाती है, बीमारियां बढ़ जाती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापन हो जाता है, माइग्रेशन हो जाता है लोगों का। तो ये क्या है? हमारा फैमिली हो जाता है। फिर बात करते हैं डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन। एक जगह से दूसरी जगह लोग क्या चले जाते हैं? फोर्सफुली उनको घर छोड़ना पड़ता है, ताकि क्योंकि वहाँ पर खाने पीने के लिए उनके पास चीज़ें नहीं होती। तो पीपल फोर्स टू लीव देयर होम्स, तो वो फोर्स हो जाते हैं घर छोड़ने के लिए। कोज, इसके कारण क्या है? कन्फ्लिक्ट, डिजास्टर, डेवलपमेंट। जो इसमें कारण क्या है डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन का? कि कन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं, जो डिजास्टर है वो ज़्यादा हो जाता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो ठप पड़ जाते हैं। तो इसके कारण क्या है? एक जगह से दूसरी जगह वो चले जाते हैं। इसके इफेक्ट क्या है? डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन के कारण क्या होता है कि जो रिफ्यूजियों की संख्या होती है वो बढ़ जाती है, सोशल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन के कारण हमें देखने को मिलता है। अगला है इसमें ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट। जो ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट होते हैं वो क्या होते हैं? रोड एक्सीडेंट हो गया, रेल एक्सीडेंट हो गया, या फिर एयर क्रैश हो गया, या फिर शिप एक्सीडेंट हो गई। तो इसका कारण क्या है? ये होते हैं ह्यूमन की गलतियों से या फिर टेक्निकल एरर की वजह से होता है। तो ये होता है हमारा ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट। अब देखते हैं इसका इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्या होता है। तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर होता है जैसे कि केमिकल लीक हो गया, या कोई एक्सप्लोजन हो गया, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया। तो ये क्या है? इंडस्ट्रियल डिजास्टर है। इसके इफेक्ट क्या है? तो ये क्या है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन का कारण बनते हैं, जो हेल्थ हजार्ड है उसका कारण बनते हैं, लॉन्ग टर्म डैमेज का कारण बनते हैं। तो ये इसके इफेक्ट हैं। तो इसके और एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम कि मैन मेड डिजास्टर के और एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि फायर एक्सीडेंट हो गया, या टेररिस्ट अटैक हो गया, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया। तो ये क्या है? मैन मेड डिजास्टर के अंडर आते हैं। इसके कारण क्या है? मैन मेड डिजास्टर का कारण क्या है? एक तो पहला सबसे प्रमुख कारण है ना, वो होती है ह्यूमन नेग्लिजेंस। कई बार हम चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन उसको नेग्लिजेंस कर देते हैं। कई बार ये होता है कि हमें गैस की स्मेल आ रही है, लेकिन छोड़ो ना यार अभी क्या ये हो रहा होगा, तो उसको नेग्लिजेंस कर देते हैं। तो ये होता है सबसे प्रमुख कारण होता है ह्यूमन नेग्लिजेंस। दूसरा होता है लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स। जो सेफ्टी मेजर्स दिए गए हैं, स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं, वो हम करते ही नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है? सेफ्टी मेजर्स की कमी के कारण मैन मेड डिजास्टर हो जाते हैं। फिर थर्ड है हमारा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि एकदम इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, जिससे क्या है? सेफ्टी मेजर में कमी आ जाती है और ये डिजास्टर का कारण बनते हैं। फिर फोर्थ है इसका पॉपुलेशन प्रेशर। तो ये क्या है? पॉपुलेशन ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो उसके कारण क्या प्रेशर रहेगा, और उसके कारण क्या है? ह्यूमन नेग्लिजेंस भी होगी, ह्यूमन एरर भी होगी, टेक्निकल इशू भी आएंगे, स्टैंडर्ड जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो भी नहीं बन पाएंगे। तो पॉपुलेशन फीचर प्रेशर भी इसका एक कारण है। फिफ्थ हमारा क्या है इसका कारण? इंटेंशनल हार्मफुल एक्ट्स। तो कई बार क्या है? टेररिस्ट अटैक हो गया, वो क्या है? इंटेंशनल हार्मफुल एक्ट आता है। तो ये भी इसी ह्यूमन एरर के अंडर आता है। तो इससे प्रिवेंशन मेजर्स क्या ले सकते हैं? इससे कैसे बचा जा सकता है? तो क्या है? स्ट्रिक्ट सेफ्टी लॉज ला सकते हैं कि भाई हाँ, ये सेफ्टी तो होनी चाहिए। जो पब्लिक है, लोगों में क्या है? अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि ये चीज़ें मत करो, इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक प्रॉपर ट्रेनिंग और एक मॉक ड्रिल होनी चाहिए। फिर एक क्या है? सेफ इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस हम करवा सकते हैं कि एक जो इंडस्ट्रीज वगैरह में कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो उसमें बचने के लिए क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। फिर एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए हमारे पास, ताकि जो टेररिज्म वगैरह है उसको रोका जा सके। फिर एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी होना ज़रूरी है, ताकि जैसे कि मान लो मैं ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा हूँ, तो क्या है? वो सेफ्टी मेजर मान लो, नेग्लिजेंस मान लो, एरर मान लो, कुछ भी मान लो, तो इस प्रकार क्या है? ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी पड़ेगी। तो एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हमें खुद में लाना पड़ेगा। तो ये क्या है? मैन मेड डिजास्टर है, जो कि इस प्रकार है, आप इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये क्या था? हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, जो कि हमने इजीली एक एक पॉइंट करके इसको देखा है। अगर एग्जाम में लिखना है तो आप लिखेंगे कैसे? 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आपको अच्छे से इसको लिखना होगा ताकि आपको फुल मार्क्स प्राप्त हो सके। पहले इसका इंट्रोडक्शन देना होगा, फिर जो मैन मेड डिजास्टर है इसके टाइप्स बताने होंगे कि ये कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ मैन मेड डिजास्टर। फिर जो कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी कॉन्फ्लिक्ट्स है, पहला है इसका। फिर फैमिली। फिर थर्ड कौन सा है? डिस्प्लेड पॉपुलेशन। तो इसके बारे में क्या थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर दोगे तो भी आपका 20 नंबर का आंसर एकदम रेडी हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, कोजेज ऑफ मैन मेड डिजास्टर,
जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो भी कर सकते हैं। लास्ट में प्रिवेंटिव मेजर क्या है, कोजेज क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, ये भी इसमें मेंशन करके कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो। अब देखते हैं इसका 5th क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन फेमिनी। फेमिनी होता क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये खुद में है। जैसे कई लोग क्या है इसके बारे में जानते नहीं कि फेमिनी होता क्या है। जब खाने और पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो उसे बोलते हैं फेमिनाई। तो फेमिनाई की समझ गए, फेमिनाई क्या होता है? खाने पीने की चीज़ों में कमी को बोलते हैं फेमिनाई। तो इसको सबसे पहले हमें देना होगा एक इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन कैसे करोगे इसको? फेमिनी इज ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड। ये क्या है? बहुत ज़्यादा फूड की किल्लत होना, एंड वाटर इन ए रीजन फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक भोजन और पानी की कमी होना, लीडिंग टू स्टारवेशन, जिसके कारण क्या है? स्टारवेशन बढ़ जाती है, माल न्यूट्रिशन बढ़ जाता है और डेथ रेट बढ़ जाती है। तो इसे बोलते हैं फेमिनी बोलते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। पानी और खाने की कमी बहुत ज़्यादा हो जाए बहुत लंबे समय तक, उसे बोलते हैं फेमिनी। तो इसको क्या है, वैसे जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन समझा था वैसे इसको एक शॉर्ट नोट की मदद से इसमें समझेंगे। तो इसका नोट ऑन फेमिनी है, जैसे कि इसका इंट्रो मान लो। तो इंट्रो हमने देख लिया, अब देखेंगे इसके मीनिंग क्या है और इसके कोजेज क्या है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। फेमिनी मेनली कहाँ ओक्योर होता है? जहाँ बारिश कम होती है, ठीक है, वहाँ पर क्या सूखा बढ़ जाएगा, सूखा हुआ ड्रोट, ड्रोट को क्या बोलते हैं? सूखा बोलते हैं। तो रेनफॉल की कमी के कारण क्या है? सूखा फैलेगा। तो ये इसका मेन कारण है। क्लाइमेट चेंज हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, उसके कारण फसलें बर्बाद हो जाती है, राशन में कमी आ जाती है। तो ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग इसका रीजन है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें क्या है? डिग्रेडेशन शुरू होने लग जाता है। हम जंगल को काट देते हैं। जैसे कि आज की सरकार के बारे में देखें तो देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? एक लोगों को एक संदेश दे रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, और रियल में बैक एंड में वो कर क्या रहे हैं? जंगल के जंगल को काटे जा रहे हैं। एक पेड़ तो लगा दिया पर उसके बदले लाखों पेड़ आपने काट दिए, वो कौन देखेगा? तो इसे बोलते हैं डिफोर्टेशन। तो जिसमें क्या है? आपको पेड़ों को काट दो, जंगलों को काट दो, तो इसके कारण क्या है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाएगा। एक है पुअर वाटर मैनेजमेंट। हमारी मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है? वाटर मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करती, जिसके कारण क्या? पानी कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, या कहीं को मिलता ही नहीं है। तो इसको क्या है? अच्छे से मैनेज करेंगे तो सभी को बराबर पानी मिलेगा और बचत भी होगी। अगला है पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन प्रेशर। हमारे ऊपर क्या रहता है? गरीबी का और पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, जिसके कारण क्या है? हमें फेमिनी भूखमरी देखने मिलती है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उनको भोजन कम प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि अगर मान लो हमारे देश में पॉपुलेशन आज के दिन कितनी है? 140 करोड़, जैसे कि एज पर डाटा। पर अगर इसको आप 140 करोड़ की जगह 50 करोड़ कर दोगे तो एक आदमी के हिस्से कितनी जमीन आएगी, कितना पानी आएगा, आप सोच सकते हो। तो उसमें भूखमरी के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए क्या है? पॉपुलेशन और पॉवर्टी बहुत इसके पीछे रीजन है। अब बात करते हैं फेमिनी के टाइप क्या हैं। तो फेमिनी के टाइप की बात करें तो जैसे ड्रोट को ले लो सबसे पहले। तो ड्रोट क्या है? इसमें सूखे को बोलते हैं। तो सबसे पहला टाइप कौन सा है? मेट्रोलॉजिकल ड्रोट। तो इसमें क्या है? रेनफॉल की कमी, बारिश की कमी के कारण क्या है? ये हमें देखने को मिलता है। दूसरा है एग्रीकल्चर ड्रोट। इसमें क्या है? फसल बर्बाद हो जाती है, क्रॉप फेलियर हो जाता है। थर्ड कौन सा है? हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट, जिसमें क्या है? पानी की कमी आ जाती है, वाटर शॉर्टेज आ जाता है। फोर्थ है इसमें सोइल मॉइस्चर ड्रोट, जिसमें क्या है? जो पानी का, धरती के तल का पानी होता है उसमें कमी आ जाए सोइल वाटर में, तो उसे बोलते हैं सोइल मॉइस्चर ड्रोट बोलते हैं। फिर ये क्या था? हमारे टाइप्स थे कि 4 टाइप के होते हैं। फिर इसके बारे में बात करेंगे कि इसके इफेक्ट कौन से होते हैं, इफेक्ट ऑफ फेमिनी। तो इसके इफेक्ट को देखें तो स्टारवेशन और माल न्यूट्रिशंस बढ़ जाता है, न्यूट्रिशंस की कमी आ जाती है। जो डेथ है ह्यूमंस की और एनिमल्स की वो बढ़ जाती है। जो फसलों का फेलियर है, इकोनॉमिक लॉस है, वो बढ़ जाता है। फसलें बर्बाद हो जाएगी और इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इंक्रीज इन फूड प्राइसेस, जो फूड के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। माइग्रेशन ऑफ पीपल, लोग एक जगह से दूसरी जगह रोजगार की सर्च में, खाने की सर्च में, पानी की सर्च में जाने लगेंगे। और हमारा लास्ट है वाटर स्कार्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। हमारे क्या है? पानी की कमी आ जाएगी, तो इसके कारण क्या है? लोगों में झगड़ा और ये लड़ाई दंगे होने लग जाएंगे। तो ये क्या है? इफेक्ट हैं फेमिनी के। अब बात करते हैं इसमें तो रियल लाइफ सिचुएशन कैसी होती है इसमें। तो जब फार्मर सफ़र करता है इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसको बीज तो डाल देता है लेकिन उसकी फसल नहीं हो पाती पानी की कमी के कारण, या जो भी किल्लत मान लो। और जो पीपल ट्रैवल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे और उनके पास क्या है? पानी की कमी आ जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा रियल लाइफ में सफ़र महसूस करते हैं। गवर्नमेंट सप्लाइज वाटर थ्रू टैंकर्स, गवर्नमेंट को क्या है? पानी की सप्लाई टैंकर्स के थ्रू करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि पानी की तो कमी आ जाएगी, वाटर सप्लाई पाइप उसे कर नहीं सकते। जो सोशल प्रॉब्लम है जैसे कि लड़ाई दंगे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि कोई जल्दी लेने की कोशिश करेगा, कोई ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा, इस कारण क्या है? लड़ाई दंगे बढ़ जाएंगे। जो इसका कोज है वो किससे जुड़ा है? टू ह्यूमन एक्टिविटीज़,
तो इसका कारण है वो ह्यूमन एक्टिविटी से कैसे जुड़ा है, जैसे हमने बहुत ज़्यादा जंगल काट दिए हैं। डिफोरेस्टेशन, तो डिफोरेस्टेशन है जंगलों का काटना, तो उसके कारण क्या है, एनवायरमेंटल सिचुएशन बिगड़ गई है, बारिश कम होने लगी है या क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा कारण है। ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है उसका हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, अति दोहन। जैसे कि अरब देश है, अरब देशों में क्या है, तेल ज़्यादा है, लेकिन उसका तेल इतना निकाल ले धरती से वो कभी ना कभी तो खत्म होगा, तो ये क्या है, ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फिर इसका लास्ट एंड फाइनल है पॉपुलेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। पॉपुलेशन इतना बढ़ चुका है, जैसे कि आप ट्रैफिक जाम में निकलोगे तो वहाँ पर इतना पॉल्यूशन है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, वहीं आप एक खेत में चले जाओ, हरे भरे खेत में, आपको इतनी शांति मिलेगी, इतनी ठंडक मिलेगी। लेकिन इसे क्या है, पॉल्यूशन जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है, जिसके कारण क्या सूखा बढ़ गया है, कहीं पर बारिश ज़्यादा आ रही है, कहीं पर बारिश हो ही नहीं रही है, तो ये इसके कारण है। तो ह्यूमन एक्शन क्या है, बी फैमिली को बढ़ाते हैं। फिर इसमें क्या है कि इसको प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं, कि इसको रोक कैसे सकते हैं। जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट करके उसको संभाल कर बचा कर रख सकते हैं, जैसे कि टैंक वगैरह बना के उसको हम स्टोर कर सकते हैं। जो वाटर कंजर्वेशन मेथड का यूज़ करके हम इसको क्या है, इसको कम कर सकते हैं। जो ट्री प्लांटेशन है वो लगाकर डिफोरेस्टेशन को कम करके और ट्री प्लांटेशन करके इसका कम किया जा सकता है। प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम, जो इरिगेशन सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए हमारा, जिससे क्या है हम इसमें अव्वल हो सकें और जो इसके कारण है फैमिली के वो कम कर सकें। अवेयरनेस अबाउट सेविंग वाटर, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए कि पानी को कैसे बचाया जाए, उसका सही से इस्तेमाल किया जाए। तो ये क्या है, इसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर हैं। फिर बात करते हैं इसके गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है। तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा वो रोल है कि जो रिलीफ स्कीम है वो लाई जाए, जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही किया जाए, जो वाटर सप्लाई है टैंकर्स वगैरह वो सही से कराया जाए, सही लोगों में वितरण किया जाए, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो तैयार रखी जाए ताकि आगे इसे निपटा जा सके। तो ये क्या है, गवर्नमेंट का रोल है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को देखा कि ये पूरा क्वेश्चन इस प्रकार बेस्ड है। इसमें इसका इंट्रो देना है, इसका जो मीनिंग एंड कोज है वो बताना है, जिसके टाइप्स है वो बताने हैं, फिर इसके इफेक्ट बताने हैं, रियल लाइफ सिचुएशन बताने हैं, कारण बताने हैं, प्रिवेंटिव मेजर और गवर्नमेंट का रोल बताना है। तो ये था हमारा इस प्रकार 5th क्वेश्चन। अब देखेंगे इसमें हमारा 6th क्वेश्चन, जो कि किस प्रकार होने वाला है, क्या रहेगा हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन का है डिस्कस ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। तो हमें अब किसके बारे में जानना है, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के बारे में जानना है। तो इसको समझेंगे कैसे, सबसे पहले इसका इंट्रो जान लेते हैं। जो इंसानों की गलती या मशीन खराब होने से होने वाली दुर्घटनाएं क्या बोलते हैं, उसे हम ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट बोलते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखोगे कैसे लिखोगे, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट आर मेजर टाइप ऑफ मैन मेड डिजास्टर कोज बाई ह्यूमन एरर, नेग्लिजेंस और टेक्निकल फेलियर। जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होते हैं वो किसके कारण है, मैन मेड डिजास्टर के हैं, जो कि ह्यूमन एरर द्वारा, नेग्लिजेंस द्वारा और टेक्निकल फेलियर द्वारा घटित होते हैं। तो इसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। अब इसको समझे पॉइंट टू पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको पिछला क्वेश्चन समझाया था वैसे इसको समझाऊंगा। जो इसका इंट्रो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट आर मिसहैप्स इन्वॉल्विंग व्हीकल्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जो व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रहे हैं उसके थ्रू जो एक्सीडेंट होते हैं उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट। तो इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, जो ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट है उसके टाइप है। तो सबसे पहला टाइप है रोड एक्सीडेंट, फिर दूसरा रेल एक्सीडेंट, तीसरा एयर क्रैशेज और फोर्थ है इसका शिप या बोट एक्सीडेंट। तो समझ गए आप, सबसे पहला एक्सीडेंट मान लेते हैं इसके एक्सीडेंट्स की टाइप का, फिर इसमें जानेंगे इसका मीनिंग क्या है ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट का, फिर इसके टाइप्स जानेंगे, फिर इसके कोज जानेंगे, इसके इफेक्ट जानेंगे। तो ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट है उसके टाइप्स को समझ लिया हमने, इसके मीनिंग को भी समझ लिया कि क्यों होता है। ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट आर मिसहैप्स इन्वॉल्विंग व्हीकल्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये इसका मीनिंग हो गया। अब जानेंगे इसके कोज को, इसके कारण क्या है। ह्यूमन नेग्लिजेंस हो गया पहला, जैसे कि आप रैश ड्राइविंग करोगे, रूल का वोलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ह्यूमन नेग्लिजेंस हो गया। फिर दूसरा क्या है, मैकेनिकल और टेक्निकल फेलियर हो जाए, कई बार ब्रेक नहीं लगे ब्रेक फेलियर हो गया, तो इसमें क्या है टेक्निकल एरर है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा होना, जो वेदर कंडीशन है वो खराब होना, उसके कारण भी क्या है एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि गाड़ी क्या फिसल गई एक्सीडेंट हो गया, इस प्रकार के हो सकते हैं। अगर कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो तो पुअर वेदर कंडीशन हो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गिर जाएगा, विस्फोट वगैरह हो जाएगा, तो इसके कारण फैलते हैं। फिर इसके मान लें कि इफेक्ट क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट के इफेक्ट क्या है। एक्सीडेंट होगा तो किसी न किसी की मृत्यु होगी, लॉस ऑफ लाइफ होगा और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होगा, बाइक वगैरह खराब हो जाएगी। फिर जो इंजरीज वगैरह आएगी, डिसेबिलिटीज आएगी, उसकी संख्या बढ़ जाएगी। जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो बढ़ जाएगा, एयर और वाटर का। जो ट्रैफिक
डिस्ट्रप्शन है वो ज़्यादा बढ़ेगा, गाड़ियाँ लाइनें में लग जाएगी, निकल नहीं पाएंगी और जाम लग जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, इसके इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट क्या है, स्पीड भी है पर उसके साथ क्या है, रिस्क भी है। तो ये हम समझे हैं ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट के बारे में। अब सब देखेंगे इसके इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के बारे में। तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट क्या बोलता है, सबसे पहले इसकी मीनिंग को समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट आर डिजास्टर ओक्योरिंग इन इंडस्ट्रीज, ये कहाँ घटित होते हैं, इंडस्ट्रीज में, ड्यू टू हजार्डस प्रोसेस और मटेरियल, क्योंकि वहाँ पर हजार्डस प्रोसेस है किसी चीज़ को काम करने के लिए और उनके जो मटेरियल है उनके कारण क्या है, ये घटनाएं घटित होती हैं। फिर इसकी देखेंगे अब इसके टाइप्स के बारे में कि इसके टाइप्स क्या हैं। पहला है केमिकल एक्सप्लोजन, दूसरा है गैस लीक, तीसरा न्यूक्लियर एक्सीडेंट और फोर्थ है इसका माइन एक्सप्लोजन, जो कि बहुत रेयरली होता है परंतु होता है, वो बहुत घातक होता है, उसके अंदर रह के मर जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर मीथेन गैस वगैरह रिलीज होती रहती है। तो दुम घुटना है और फिर दूसरा विस्फोट हो गया तो उसका कल्याण हो ही जाता है। फिर अगला देखेंगे इसमें जो इसके कारण क्या है, कोज क्या है। तो इसके कारण क्या है, हैंडलिंग ऑफ डेंजरस केमिकल्स, जो है डेंजरस केमिकल्स है उनको हैंडल करना, लैक ऑफ सेफ्टी मेजर की कमी होना, ह्यूमन नेग्लिजेंस के कारण, पुअर मैनेजमेंट के कारण, इक्विपमेंट फेलियर के कारण। तो क्या है, ह्यूमन नेग्लिजेंस तो हर जगह रहेगा, चाहे ड्राइविंग करो ना करो, काम करो ना करो, कुछ भी रहो, परंतु इसमें क्या है, जो इसका जैसे कि मैंने बताया है ह्यूमन नेग्लिजेंस तो रहेगा ही रहे। तो ये इसके कारण थे, कारण हमने देख लिया। अब देखेंगे इसके इफेक्ट। तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है और लोगों को यह घातक बीमारियां लग जाती है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ता है, जैसे कि एयर का होगा तो गैस होगी तो एयर में, वाटर में छोड़ेंगे तो वाटर में, मिट्टी में छोड़ेंगे तो मिट्टी में। जो लॉन्ग टर्म डिजीज है वो बढ़ जाती हैं इसमें। जो इकोनॉमिक लॉस है वो हो जाता है क्योंकि पैसे का नुकसान होता है दोनों साइड से, लोगों को भी और इंडस्ट्रीज को भी। तो ये इसके क्या थे, इफेक्ट थे। अगला देखते हैं इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसके ऊपर। जो एयर पोल्यूशन है व्हीकल से फैलता है, इंडस्ट्री से फैलता है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट फैलाता है। जो वाटर पोल्यूशन है, जैसे कि ऑयल स्पिल हो गया, ऑयल लीक हो गया, जो केमिकल लीक हो गया, उसके कारण क्या है, एनवायरमेंटल पर इम्पैक्ट पड़ता है, वाटर खराब हो जाता है जिससे बहुत सारी मछलियाँ वगैरह मर जाती हैं। फिर इसका थर्ड है हार्म टू एनिमल एंड मरीन लाइफ। तो इसमें क्या है, जो एनिमल और मरीन लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान देखने को हमें मिलता है। फिर इसके लास्ट में देखते हैं इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, इसको हम रोक कैसे सकते हैं। तो इसमें स्ट्रिक्ट है सेफ्टी रेगुलेशन होनी चाहिए, रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए व्हीकल्स की और मशीन्स की, ताकि उसमें विस्फोट वगैरह ना उसके, नुकसान ना उसके, गैस वगैरह लीक ना उसके। प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए वर्कर्स की है उनकी। जो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है और जो मॉक ड्रिल है वो टाइम टू टाइम कंडक्ट कराई जानी चाहिए। जो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं, जो पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, उनको रेगुलरली चेक किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसका इंट्रोडक्शन आप अच्छे से समझ गए, इसकी टाइप समझ गए, इसका मीनिंग समझ गए, इस इफेक्ट कोज दोनों के आप अच्छे से समझ गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं इसके छोटे क्वेश्चन आगे। छोटे क्वेश्चनों में जैसे कि आप जाके देखोगे तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। डिस्कस हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर अंडर नेचुरल डिजास्टर। तो क्या है हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर, क्या है, एक नेचुरल डिजास्टर है, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर होता क्या है। पानी और बर्फ से जुड़ी आपदाओं को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर बोलते हैं। तो हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर आर नेचुरल डिजास्टर रिलेटेड टू द मूवमेंट, डिसरप्शंस एंड accumulations of water as now। तो जो एज और सनो, वाटर और सनो। तो जो हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर होती है ना, वो क्या है, एक नेचुरल डिजास्टर है। ये किस मूवमेंट से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एंड सनो, उसके दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा है। तो इसको क्या करेंगे, तो हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर है, जैसे कि आप इमेज आई हो आपके ऊपर कि किससे संबंधित है, पानी और बर्फ से जुड़ी आपदाओं के कारण। तो पानी के कारण क्या आपदा आएगी, अगर आप नॉर्मल सोचने की बात है तो पानी से तो बाढ़ आएगी। तो और जो बर्फ़ से आएगी क्या है, हिमस्खलन हो जाएगा, उसके कारण आएगी, या फिर ज़्यादा बर्फ़ गिर जाएगी। तो क्या है, हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर के टाइप के बारे में बात करेंगे। पहला है स्नो स्लाइड, बर्फ़ का फिसलना। जो एवलेंचे इज द रैपिड फ्लो ऑफ ए लार्ज मास ऑफ स्नो डाउन ए माउंटेन स्लोप। जैसे क्या है, बर्फ़ें पहाड़ों के ऊपर गिरती हैं, तो वहाँ से क्या है, जब ज़्यादा बर्फ़ गिर जाएगी तो लोड हो जाएगा, तो एक लेयर दूसरी लेयर से ऊपर फिसल जाएगी और वो क्या है, डायरेक्ट नीचे पहुँच जाएगी। तो उसे बोलते क्या है, स्नो स्लाइड बोलते हैं, इसका ये मीनिंग है। तो इसके टाइप कितने होते हैं स्नो स्लाइड के, तो जो स्नो एवलेंचे है, सरफेस एवलेंचे और फुल डेप्थ एवलेंचे। जो सरफेस एवलेंचे हैं उसमें क्या होता है, जो ऊपर की स्नो है वो स्लाइड बस पिघल जाती है, ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और जो फुल डेप्थ एवलेंचे है उसमें क्या है, जो पूरी स्नो की लेयर है ना वो पूरी स्लाइड हो जाती है, उसे बोलते हैं
फुल डेप्थ एवलेंचे। तो अब बात करते हैं इसके कारण क्या है, ये होती क्यों है, स्नो स्लाइड क्यों देखने को मिलती है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, वीक स्नो लेयर्स बनने लगी हैं, वेदर कंडीशन ख़राब होने लगी है, जिसके कारण क्या है बर्फ़ स्नो स्लाइड हमें देखने को मिलती है। इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे हमारे ऊपर, ये लाइफ को लॉस करेगी, हिली रीजन में क्या है जो लाइफ वगैरह है उसको ट्रबल में डाल देगी। डैमेज टू हाउसेज, घर वगैरह उसकी चपेट में है उसको डैमेज कर देगी, जो रोड है उसको डैमेज कर देगी, और जो जंगल है फॉरेस्ट वगैरह है उसको डैमेज कर देगी, ये चलेगी। डिस्ट्रक्शन ड्यू टू हाई स्पीड, डिस्ट्रक्शन किस कारण हुआ है, हाई स्पीड के कारण हुआ है। तो एवलेंचे क्या है, तेज गति से गिरती बर्फ को बोलते हैं। एवलेंचे अगर आपको कहीं फ्यूचर में देखने को मिले तो तेज गिरती बर्फ को एवलेंचे बोलते हैं। फिर दूसरा है हमारा फूड हो गया, जैसे पहला क्या है स्नो हो गया था, दूसरा क्या है फ्लड, सॉरी फूड नहीं फ्लड। तो फ्लड में क्या है, फ्लड ऑक्योर्स व्हेन वाटर ओवरफ्लोज एंड सबमर्ज लैंड एरियाज, जब क्या है नदियों वगैरह में पानी ओवरफ्लो हो जाता है और वो उसके ऊपरी सतह का पानी लैंड में जाकर मिल जाता है, तो उसे बोलते हैं फ्लड, बाढ़ बोलते हैं। तो इसके कारण क्या है, या तो ज़्यादा बारिश हो जाए, या फिर जो नदी है वो ओवरफ्लो हो जाए, या फिर डैम टूट वगैरह जाए या फट वगैरह जाए, कुछ भी हो जाए, डैम फेलियर हो जाए। फिर फोर्थ इसका क्या आएगा, स्नो मेल्ट हो जाए, बर्फ वगैरह ज़्यादा पिघल जाए, जिसके कारण क्या पानी का लेवल बढ़ जाए। स्ट्रॉम और सुनामी क्या है, तूफान आ जाए और सुनामी वगैरह आ जाए, तो इसके कारण है। तो इसमें ये चीज़ें तो हो गई, चल ठीक है घटित हो गई, इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं हमारे ऊपर, जो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, हमारे ऊपर क्या है लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, हाउसेज टूट जाते हैं, क्रॉप्स फसलें बर्बाद हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है। जो सोयल एरोजन एंड पोल्यूशन, तो हमारी क्या मिट्टी की गुणवत्ता कम होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या था हमारा एक रीजन था। स्प्रेड ऑफ डिजीज, की बीमारियाँ क्या है बढ़ रही है, जो कि टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, इस प्रकार की क्या है बीमारियाँ बढ़ रही हैं। तो ये इसके इफेक्ट हैं कि इसको कैसे किया जाता है। फ्लड पानी का अनकंट्रोल्ड फैलाव होता है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो कहीं भी जा सकता है, जहाँ ढलान मिलेगी या जहाँ ग्राउंड मिलेगा वहीं जाएगा। फिर इसका क्या है हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बता रहे हैं कि हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर का हेल्थ और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो कंटेमिनेटेड वाटर होगा, दूसरा स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज, कि जो बीमारियां फैलेंगी वो कौन सी होगी, इन्फेक्टियस डिजीज होंगी। जो मॉस्किटो ब्रीडिंग है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। डैमेज टू इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को क्या होगा डैमेज होगा। तो ये क्या है हमारा जो मॉस्किटो ब्रीडिंग हो गया, ब्रीडिंग, और जो डैमेज टू इकोसिस्टम हो गया। तो इस प्रकार ये क्या है हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बढ़ेगा हमारे वो इसके ऊपर हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर के कारण। जो ओवरऑल अगर इसमें सॉल्यूशन को देखें तो हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर है क्या, जो वाटर रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर है ना वो है, और जो भी कभी भी सडन एकदम और डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, अफेक्ट मूवमेंट एंड ह्यूमन लाइफ सेवरली। तो ये क्या है जो एनवायरमेंटल कंडीशन है और जो ह्यूमन एक्टिविटी ह्यूमन लाइफ सेवरली है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। तो ये इसका पूरा आंसर था जो कि हमने वन बाय वन इसको इजीली समझा। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, जैसे कि इसके हेल्थ और एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, इसके इफेक्ट, फ्लड के इम्पैक्ट क्या है, खोज कारण क्या है, और फ्लड की डेफिनेशन हो गई। फिर दूसरा स्नो स्लाइड के बारे में बात करेंगे तो इसके इफेक्ट क्या है, खोज क्या है, इसके टाइप्स कौन से हैं, स्लो स्लाइड की डेफिनेशन क्या होती है। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस क्लिमेटोलॉजिकल डिजास्टर। तो क्लिमेटोलॉजिकल डिजास्टर में जैसे कि हम देखते हैं तो ये सबसे पहले माइंड में आपके डाउट आएगा कि होता क्या है। तो क्लाइमेट जो कि बोलते हैं जिसे मौसम के बदलाव से होने वाली आपदाएं, जब क्लाइमेट के चेंज से जो आपदा आएगी ना उसे बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर्स। तो इसकी डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। जो क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर होता है आर नेचुरल डिजास्टर, वो क्या है नेचुरल डिजास्टर है कोज बाय लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक प्रोसेस। वो क्या होता है लॉन्ग टर्म बहुत लंबे समय तक क्लाइमेटिक प्रोसेस होता है, सच एज टेम्परेचर चेंजिंग, रेनफॉल पैटर्न एंड सीजनल वेरिएशंस। तो ये हमें इसमें देखने को मिलेगी, वो थोड़ा इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्या है मेन टाइप ऑफ क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर। तो इसकी मेन टाइप कौन कौन सी है क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर की। तो सबसे पहले है एक्सट्रीम कंडीशन, जिसमें क्या है हीट और कोल्ड वेव चलेंगी, जीव जंतु मर जाएंगे, पानी की कमी हो जाएगी। एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है जो क्या करता है हाई और लो टेम्परेचर और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चलता है। तो इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, अगर हम हीट वेव्स की बात करें, एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात करें तो इसके टाइप है हीट वेव्स और कोल्ड वेव्स। जो क्या है
हीट वेव जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर चलती है, और कोल्ड वेव क्या होती है जब माइनस का टेम्परेचर होता है हिली एरिया में, वहाँ पर ये चलती है। तो इसके इफेक्ट क्या है, ये क्या इफेक्ट डालती है, हीट वेव या कोल्ड वेव कोई सी भी हेल्थ प्रॉब्लम डालती है, जिससे क्या है हार्ट स्ट्रोक आ जाता है, हाइपोथर्मिया हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। डेथ ऑफ वनरेबल ग्रुप्स, जैसे कि बच्चों वगैरह बूढ़े वगैरह की मौत ज़्यादा होने लग जाती है। जैसा कि आपने नॉर्मली देखा हुआ, जब ज़्यादा सर्दी गिरती है या ज़्यादा गर्मी गिरती है तो लोग क्या है बड़े बूढ़े लोग मरने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी जो इम्यून सिस्टम वो कमज़ोर हो जाता है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें झेल नहीं पाते हैं। और जो डिसरप्शन ऑफ डेली लाइफ इसमें हमें देखने को मिलता है। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर और नॉर्मल क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा डेविएशन होता है, तो इसमें ड्रोट देखने को मिलता है हमें। जो क्लाइमेट चेंज होता है ना, उसके कारण क्या है ड्रोट, सूखा पड़ जाता है। तो ड्रोट इज ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इनसफिशिएंट रेनफॉल लीडिंग टू वाटर स्कार्सिटी। तो क्या है बहुत सारे लंबे समय तक बारिश करना होना क्या है पानी की कमी को दर्शाता है। तो इसके इफेक्ट क्या होंगे सूखे के, जो क्रॉप है वो फसल वो बर्बाद हो जाएगी, पानी की कमी आ जाएगी, इकोनॉमिक लॉस होगा, लोग क्या है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएंगे। तो ड्रोट क्या है पानी की लंबी कमी है। फिर बात करते हैं इसमें जो क्लाइमेटोलॉजिकल है, इसमें फॉरेस्ट फायर है, जंगल की आग आती है। तो फॉरेस्ट फायर इज ए अनकंट्रोल्ड बर्निंग ऑफ वेजिटेशन इन फॉरेस्ट। तो क्या है जो फॉरेस्ट फायर के कारण क्या है अनकंट्रोल्ड आग लग जाती है, जिसके कारण क्या है पेड़ पौधे जल जाते हैं। तो इसका कारण क्या है, या तो ड्राई क्लाइमेट हो, पेड़ से पेड़ रब करके आग लग जाती है, या हाई टेम्परेचर हो, तीसरा लाइटनिंग हो रही हो जिसके कारण क्या है आसमान से बिजली गिरेगी तो नीचे आग लग जाएगी, और ह्यूमन नेग्लिजेंस भी इसमें डिपेंड करता है। कई बार क्या है आदमी सिगरेट पी के जंगल के रास्ते में फेंक देता है, जिसके कारण क्या छोटी आग से बड़ी आग बन जाती है। तो इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी चाहिए, थोड़ा हमारे नेचर की तरफ भी हमें देखना चाहिए। इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं, जो फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। जो एयर पोल्यूशन है जो हमें हवा में मिलता है, ये इसका कारण है, आग लगेगी तो। फिर जो हेल्थ हजार्ड है वो अलग से देखने को मिलते हैं कि हेल्थ को नुकसान होगा। जो फॉरेस्ट फायर है वो अनकंट्रोल्ड आग है। अब दूसरी बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर के कारण साइक्लोन आता है। पहला हमने देखा हीट वेव के बारे में देखा, फिर हमने देखा सूखे के बारे में, अब देखते हैं साइक्लोन के बारे में। तो साइक्लोन हमने इसमें बहुत सारे पढ़ चुके हैं, इसमें इसके मीनिंग इफेक्ट्स को देखना है बस, जो कि नॉर्मल है। तो मीनिंग क्या है, साइक्लोन इज ए रोटेटिंग फॉर्म सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल फॉर्म्ड और ओशियंस, जो कि हमारे समुद्र के ऊपर से चलती है वहीं पर फॉर्म होती है। इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे, बाढ़ आ जाएगी, कोस्टल एरिया में डैमेज हो जाएगा, और जिंदगी को लॉस होगा, और गरीबी हमें देखने को मिलेगी। तो ये क्या है क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर है, जो कि हमने अभी देखा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी गेस्ट पेपर चाहिए, कोई एग्जाम नोट चाहिए, सोल्ड असाइनमेंट चाहिए, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।